आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट। मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ रथिर और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है हिलाल रथिर साहब, जो कि सेंट्रल जोन कश्मीर पीसी के इंचार्ज भी है। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद हालात बने हुए हैं, पॉलिटिकल निज़ाम तितर बितर है। और हाल ही में आपने देखा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब कश्मीर में इख्तिताम पजीर हुई और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स वहाँ से आए हैं। तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे हिलाल साहब से। सर, पहले आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ़ साहब, आपने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। सर, किस तरह से आज जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो को आप देखते हैं? देखिए, इस समय जो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो है, मैं लोगों की बात करूं तो लोग बहुत परेशान हैं। अफसरशाही है, लोगों की बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती है, तो लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। सर, हाल ही में जो भारत जोड़ो यात्रा इक़दाम पज़ीर आज हुई हो कश्मीर के अंदर, जी जी। तो किस तरह से आप उस यात्रा को देखते हो? देखिए, अगर अगर भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के लोगों को मुतफ़िक करना है और जो हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है, और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोगों का यकराय होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर भारत जोड़ो यात्रा इज़ अ वेलकम स्टेप। वेलकम करते हैं इसको। सर, जिस तरह से हर कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका दबदबा हमेशा रहा जम्मू कश्मीर में, उसके बाद पीडीपी की तरफ से उनकी तरफ से वेलकम किया गया इस भारत जोड़ो यात्रा को, मगर दूसरी तरफ से पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अन्य कुछ और पार्टियां हैं जिन्होंने लगातार इस पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े किए। नहीं, मैं तो सवाल निशान खड़े नहीं कर रहा हूँ। मगर मुझे लगता है आपका मतलब ये कि हमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। बिल्कुल। देखिए, पार्टिसिपेट करने के लिए इनके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, और उनके ऑर्गेनाइजर्स पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। जहाँ तक मेरी नॉलेज आती है कि इनके ऑर्गेनाइजर्स ने हमारी पार्टी के साथ कोई बात नहीं की। तो बात करते तो हम ये फैसला करते कि हमें इनके साथ जुड़ना है या पार्टिसिपेट करना है, तो मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली पॉलिसी तो हम नहीं रखते। राहुल गांधी का ये कहना था कि हमने ओपन इनविटेशन हर किसी के लिए रखी थी। ये प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेके हम हर स्टेट से चले। नहीं, उसके लिए तो हम वेलकम कर रहे हैं इनको। तो मगर ऐसा नहीं है, इनके ऑर्गेनाइजर्स गए हैं पार्टीज़ में, बाकी पार्टियों को उन्होंने इनवाइट किया है कि आप हिस्सा बने, और ताकि लोगों का जुट भी सामने आए। मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज आती है, हमसे कोई बात नहीं हुई। सर, ये भी जानना चाहूँगा मैं, जिस तरह से एब्रिगेशन के बाद बीजेपी क्लेम कर रही है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर बढ़ चुका है, नॉर्मल सी आ चुकी है, तो किस तरह से आप देखते हाँ हाँ, आपको लगता है, मुझे तो लगता है कि जैसा था वैसा ही है। जितने बड़े बड़े क्लेम्स ये करते थे, ऐसी तो कोई मुझे बात दिखी नहीं अभी तक। हैं? पीसी की हम बात करें, पीसी हमेशा कह रही है कि अब हालात बेहतर है। जी। आपका आपका कहना है कि मुझे नहीं लगता है, बट आपके प्रेसिडेंट उन्हें बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहे कि स्टोन पेल्टिंग बंद हुई, हड़तालें बंद हुई। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, स्टोन पेल्टिंग हुई है बंद। मगर जो लोगों के दिलों में जो बात थी, मसलन जो वलवला हर एक कश्मीरी के दिल में है, वो वलवला कहीं गया नहीं, है ना। तो डर तो हमें यही है कि कहीं किसी दिन अलावा ना बन जाए। देखो, आपको लोगों की एस्पिरेशंस को एड्रेस करना है। कश्मीरी इंसान क्या चाहता है, मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम कश्मीरी जो लोग हैं, ठीक है, वो अमन पसंद लोग हैं। हाँ, तो मगर अमन पसंद लोगों को आपको प्यार मोहब्बत से डील करना है। तो ज़ोर ज़बरदस्ती आप किसी भी बंदे को चुप कराएंगे तो कितनी देर तक चुप कराएंगे आप। तो बेशक आप बोलेंगे कि भाई पत्थरबाजी में फ़र्क आया है, किसी चीज़ में आया है, तो मगर लोगों की एस्पिरेशंस पे अभी तक मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट उतरी। सर, ये भी जानना चाहूँगा मैं कि सरकार की तरफ से जो भी हुक्मनामे अभी तक जारी किए गए हैं आफ्टर द एब्रिगेशन, उसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्शन निकलता है। हाल ही में लैंड एनकरेजमेंट जो हुई थी अभी तक सरकार की तरफ से, अब 31 जनवरी तक डेडलाइन दी गई। अब जम्मू के अंदर हमने देखे कि प्रदर्शन हुए, तो इस को किस तरह से आप देखते हो? देखिए, ये जो लॉ है, है तो सख्त लॉ है,
मगर एक चीज़ हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। देखिए, अगर ये बात कर रहे हैं कि भाई लैंड ग्रैबर्स ने लैंड ग्रैब करी है तो उनसे वापस लेनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाल ही में मैंने एलजी साहब का भी इंटरव्यू सुना, कहीं अखबारों में भी पढ़ा कि उन्होंने कहा जी हम तो लैंड ग्रैबर्स को पकड़ेंगे, या वो लोग जिन्होंने पावर का इस्तेमाल करके लैंड को ग्रैब करा है तो उस लैंड को हम रिट्रीव करेंगे। दैट्स वेलकम, दैट्स वेलकम। मगर गरीबों को हम परेशान नहीं करेंगे। अब जो उन्होंने बात की तो वो ग्राउंड पे भी वो बात होनी चाहिए जो मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि बड़ी हड़बड़ाहट में ये काम हो रहा है। आप कोई लॉ बनाते हैं तो जो भी लॉ बनाएंगे हड़बड़ाहटी में आप काम करेंगे तो वो लॉ अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। टेक योर टाइम। आप देख लिए किन लोगों ने गड़बड़े की हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। मगर जो गरीब इंसान पिछले 50 साल से, और इस समय आप हालात देखें श्रीनगर में, बर्फ़ पड़ रही है, ठंड है, तो आप किसी बेचारे ने एक मरला या दो मरले में ज़मीन में अपना घर बनाया है, तो आप उठा के उस घर को गिराएंगे तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। और दूसरी बात कि हमें सुप्रीम कोर्ट की बात का भी एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। कि सुप्रीम कोर्ट का भी आपने अभी कुछ हाल ही में रोशनी का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने में कहा कि बिल्कुल। भाई आप लोगों के मकान ना गिराएं, तो मगर जो यहाँ रिपोर्ट्स आ रही हैं तो लोगों के मकान गिर रहे हैं। तो मेरी तो इनसे यही गुजारिश रहेगी कि ये मौका है अमित शाह जी के लिए भी, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी, और हमारे एलजी साहब के लिए भी, कि वो हिस्ट्री राइट कर सकते हैं। आपकी पार्टी नहीं तो उनको इस समय कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए कि जो लोगों के हित में हो। मैं लैंड ग्रैबर्स के हक में नहीं हूँ। आप उन पे एक्शन करें जिन्होंने पावर का मिसयूज़ करके। वो तो बिल्कुल लोग भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप उनके खिलाफ जाएं, मगर एक आम आदमी जिसके पास एक मरला, दो मरला, तीन मरला ज़मीन है और कई सालों से वहाँ बैठ रहा है, और वो ज़मीन आपके किसी काम नहीं आनी, वो स्कैटर्ड लैंड, मगर आप वो जमा भी करेंगे, कोई दो मरले यहाँ मिलेंगे, फिर बीच में कोई ज़मीन मिलेगी, आगे कोई और ज़मीन मिलेगी, तो इससे लोग परेशान होंगे। और ये कोई पॉपुलर डिसीजन नहीं होगा, तो इससे नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? होगा। हमारी पार्टी का स्टैंड तो सजाद साहब ने आपको बोल ही दिया। सजाद साहब भी यही बोल रहे हैं कि आप गरीब आवाम को परेशान ना करें। लैंड ग्रैबर्स हैं, अगर कोई आपको दिख रहे हैं तो टेक एक्शन। ये तो वेलकम स्टेप है। तो मगर आप गरीब आदमी को तंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात होगी। कितने बुरे असरात निकल सकते हैं अगर सरकार के जो हुक्मनामे जारी किए जाते हैं? हम देखते हैं कि आए दिन जम्मू के अंदर प्रदर्शनों का हब बन चुका है ये। इसको मंदिरों का शहर कहा जाता था, प्रदर्शनों का हब शहर बन चुका है ये। कोई भी फैसला गवर्नमेंट हड़बड़ाहट में लेगी तो वो फैसला हमेशा गलत होगा। नतीजे बहुत बुरे इसके निकल सकते हैं, रेबेलियन हो सकता है। तो जो भी कोई कानून ये लागू करना चाहते हैं, पहले ये देखें कि ये कानून लोगों के हित में है नहीं। जो कानून लोगों के हक में नहीं होते, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें नहीं होती, लोगों के हित में कानून बनाए और जल्दबाजी ना करें। भाई 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी तक जी हमें जी ये इम्प्लीमेंट करना है। भाई कानून बनाया, आप देखो, टेक योर टाइम। ये लॉ है, इम्प्लीमेंट करना। दे शुड टेक देयर टाइम एंड देन एक्ट ऑन इट। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल फैमिली से, तो जो जिस तरह से सरकार कह रही है कि नॉर्मल सी है, दूसरी तरफ से लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन के जितनी भी अभी तक यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है वो भी कह रहे हैं कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। खासकर पीसी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, अब राहुल गांधी ने क्लियर ये कल के इजलास में भी कहा कि पहले डेमोक्रेटिक सेटअप को रिस्टोर किया जाए जम्मू कश्मीर में, उसके बाद फर्दर जो यहाँ के हालात है, लोगों के मसले मसाइल है। तो किस तरह से ओवरऑल इस सिचुएशन को आप देख रहे हो? देखिए, एक तो लोगों में मायूसी भी है, गुस्सा भी है कि यू कैन नॉट डाउनग्रेड अ प्लेस। हम तो यही देखते हैं अपग्रेड करो, कि भाई अगर यूटी है तो उसको स्टेट बनाओ। मगर बदकिस्मती यहाँ हुई है, क्या मजबूरियाँ रही होंगी, स्टेट को डाउनग्रेड किया गया यूटी के लिए, जो अच्छा फैसला नहीं था। तो मगर खैर, इसमें हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि भाई जो आने वाला वक्त होगा तो हम इसको अपग्रेड करेंगे। तो हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि स्टेट बने, क्योंकि स्टेट के पास पूरे फुल पावर्स हो, वो अपना सही बुरा जानते हैं और फैसले भी लेना जानते हैं। तो वो स्टेट पे ही छोड़ना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। तो रही बात दूसरी, राहुल गांधी जी को मैंने सुना है बोलते हुए कि जी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने स्टैंड लिया है आर्टिकल 370 बिल्कुल, पर। बिल्कुल। मगर वो स्टैंड हमें पता नहीं वो स्टैंड क्या है। तो अगर कोई स्टैंड लिया है तो वो पब्लिक को बोले वो स्टैंड क्या था।
पीसी का 370 को लेके क्या मोह? बिल्कुल बड़ा लाडलापन था हमारा, हम साथ हैं, हम चाहते हैं ये 370 रिस्टोर हो, मगर गोली बारूद से ना हो, आईनी तौर से हो, कानूनी तौर से हो। हिंदुस्तान के लोगों को हमने ये बताना है कि आर्टिकल 370 कश्मीर और जम्मू को हिंदुस्तान से दूर नहीं करता, हिंदुस्तान से जोड़ता है। उन ऐवानों में जाना है और उम्मीद करेंगे कि आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे लोग जो हिंदुस्तान के हैं हमारी एस्पिरेशंस को समझेंगे। बट बीजेपी तो ये कह रही है कि इसको हमने दफन किया है। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आती है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या और कोई हो, वो आपको पागल बना रहे हैं, ये आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। अब बीजेपी क्या कहती है वो बीजेपी जाने। तो आपने हमारी राय पूछी है, तो हमें तो ये लगता है कि आर्टिकल 370 से हमारा लाडलापन था, तो हमें लाडला बनाने में क्या एतराज़ है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान का साथ देना चाहते हैं, और एक हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया गया है जिसमें हमें थोड़ा लाडला बनाया था, तो किसको नहीं पसंद कि वो लाडला रहे। तो ये हमारा स्टैंड है। सर, ये भी जानना चाहूँगा, डोगरे क्लेम कर रहे हैं कि हमें इग्नोर किया गया है अभी तक। कश्मीर बेसिड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने इग्नोर किया है। जिस दिन सजाद गनी लोन साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर उनकी ये शिकायत है तो वो शिकायत नहीं रहेगी। सर, लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा कि नौजवान यहाँ पे सड़कों पे है, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस अगर पावर में आती है, तो क्या मंशूर लेके, कौन सी स्ट्रेटजियाँ लेके वो लोगों के सामने आएगी, खासकर जो अब जो गैप बन चुकी है कश्मीर में भी और जम्मू में भी, क्योंकि भरोसा नहीं रह चुका है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे, तो आप पे भरोसा करें और वे फॉरवर्ड्स क्या होनी चाहिए इन सब चीज़ों? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली। अगर कोई मुझे ये बोलता है कि हिलाल साहब आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन था, तो मेरे दिमाग में भी बार बार ये बात आती थी, क्योंकि मैं ऑफिस खोला और मुझे पता है कि बेरोज़गारी कितनी है। हमारा नौजवान परेशान है, और इतना परेशान है कि एक इंडिविजुअल मदद नहीं कर पाएगा, तो उसको किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा कि जहाँ पर वो एडवोकेट करे कि भाई ये नौजवानों का जो मसला है बेसिकली बेरोज़गारी का, वो दूर किया जाए। और मेरा भी एम और मोटो वही था, और उस समय मुझे सजाद गनी लोन साहब से ज़्यादा कोई प्रोग्रेसिव माइंड नहीं दिखा और मैंने सजाद साहब को ज्वाइन किया। मेरा टेक इस पे ये है कि हमें तामीर व तरक्की पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, आप तामीर व तरक्की करेंगे, रोज़गार के वसाइल पैदा होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम सुनते आ रहे हैं बड़े सालों से ही कि जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है तो हमारे जो लीडरान साहब हैं बाहर बोलते हैं, एड्रेस करते हैं इस मसले को कि भाई बेरोज़गारी का मसला, इसको दूर करना है। मगर दूर कैसे करना कोई ये बताता नहीं। मेरा मानना ये है कि अगर हम तामीर व तरक्की करें, तामीर को तरक्की से ही रोज़गार के वसाइल पूरे हो सकते हैं। देखिए, नौकरियाँ होंगी मगर उतनी नहीं होंगी जितनी बेरोज़गारी है। सो वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। तो वो आप अपॉर्चुनिटीज़ तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप तामीर व तरक्की करेंगे, जब यहाँ डेवलपमेंट होगी, जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो हमारी पार्टी का भी यही मंशूर है कि तामीर व तरक्की करेंगे, जिससे रोज़गार के वसाइल पैदा होंगे, और इंशाल्लाह लोगों की जो बेरोज़गारी का जो ये मसला है, और ये जो आप गैप बोल रहे हैं कि यूथ का सिर्फ एक ही गैप है, भाई मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और पढ़ने लिखने के बाद भी मुझे ये दिख नहीं रहा है कि आगे मेरा कल क्या होगा। सो फॉर दैट रीज़न तामीर को तरक्की होनी है, या इन्वेस्टमेंट्स लानी है, आपने रोज़गार के वसाइल पैदा करने हैं, ताकि ये इशू हम एड्रेस कर सकें। कैसे वो रोज़गार के वसाइल, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार MOS साइन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से हम बीजेपी जो क्लेम कर रही है अभी ग्राउंड पे कि इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, मगर ग्राउंड पे है ही नहीं। देखिए, क्लेम भी कर रही है, ऑन ग्राउंड उतना दिख नहीं रहा है। मगर मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं कि अगर मैं आज की डेट में ये बोलूँगा कि भाई मेरे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इट टेक्स सम टाइम। सो हमें हड़बड़ाहट में आज ही ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। आई एम जस्ट गिविंग एन ऑनेस्ट ओपिनियन कि अगर आज की डेट पे रिजीम बोल रही कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई है, तो इनको नज़र आने में कुछ 1-2 साल लगेंगे। तो अभी हम ये बोलें कि भाई नहीं कुछ नहीं हुआ, तो ये मुझे लगता है नाइंसाफ़ी होगी।
बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हिलाल साहब पीसी के। इनसे हमने कुछ मुद्दों को लेके बात की, तो मज़ीद आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।